हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, ग्रीस यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री होने के साथ साथ एक शेंगेन देश भी है। ग्रीस का वर्क परमिट लगभग समय पर ही आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से। चाहे आप भारत से अप्लाई करें, नेपाल से अप्लाई करें या फिर आप किसी गल्फ देश से अप्लाई करें जहां पर आप रेजिडेंट वीज़ा पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। यह ब्लॉग भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाली, बांग्लादेशी और श्रीलंकन नागरिकों के लिए भी है। इसके अलावा किसी और देश की नेशनलिटी भी अगर हमें कंसल्ट करना चाहती है देन मोस्ट वेलकम। आप हमारे दुबई ऑफिस को कंसल्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। डिस्क्रिप्शन में हमारे भारत के ऑफिस के साथ साथ दुबई के ऑफिस के भी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। दोस्तों, ग्रीस क्यों जाना चाहिए, स्पेशली अगर बात करी जाए भारतीय नागरिकों की। देखिए, ग्रीस आपको अच्छी तरह से पता है, ग्रीस और भारत के जो संबंध हैं वे बहुत ही बढ़िया हैं। अगर पिछले 10-15 वर्षों की बात करी जाए तो ये संबंध और भी प्रगाढ़ हुए हैं। ग्रीस ने पब्लिकली कई बार यह बताया है कि किस प्रकार से वे चाहते हैं कि काफ़ी अच्छी तादाद में भारतीय कामगार वहाँ जाकर काम करें, ग्रो करें और साथ ही साथ ग्रीस की अर्थव्यवस्था को भी जिससे कि लाभ पहुंचेगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि यदि आप किसी भी शेंगेन देश में जाकर काम करते हैं तो ना सिर्फ आप उस देश में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मोबिलिटी का, यानी कि आप किसी और शेंगेन देश में भी आवेदन करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में कई बार आपको बताया है कि पहला देश आपने हमेशा वह चुनना है जहाँ पर वर्क परमिट आना आसान हो, जहाँ की डेट्स यानी कि अगर सबमिशन की बात करी जाए अपॉइंटमेंट्स आसानी से मिल रहे हों। अगर हम इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इसकी तुलना करिए पोलैंड से, है ना। पोलैंड में अगर हम ड्राइवर्स की जॉब को छोड़ दें तो अधिकतर प्रोफेशंस में बड़ी दिक्कत होती है वर्क परमिट आ जाने के बाद डेट्स को सिक्योर करने में। और अगर डेट्स किस तरह से मिल भी जाएं तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी वीज़ा सक्सेस रेट की, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कि आमतौर पर हम लोग उन देशों में फोकस करते हैं, उन डेजिग्नेशंस पर फोकस करते हैं जो कि आसानी से हो जाएं, कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी हो जाएं। साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि आप लोग जहाँ भी जाएं वर्क वीज़ा पर जाएं। और यही बात आपको समझते हैं। देखिए, हो सकता है आप लोगों का पसंदीदा देश हो लग्जमबर्ग, ठीक है, हो सकता है आपका पसंदीदा जो आपका फेवरेट कंट्री है यूरोप में वह कोई और हो, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, कोई भी देश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको समझना है कि आपके स्किल के हिसाब से, आपकी नेशनलिटी, आपके पासपोर्ट, जिस कंट्री से आप आवेदन कर रहे हैं या फिर इस समय जिस देश में आप हैं, आपने देखना होगा कि क्या वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं उस देश के। दोस्तों, आप कॉन्ट्रामेंटर्स के ऑफिशियल ब्लॉग को दे रहे हैं, दोस्तों आप कॉन्ट्रामेंटर्स के ऑफिशियल ब्लॉग को देख रहे हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट सेल नहीं करते। हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि आपके हाथ में हम कागज़ पकड़ा दें और बोलें देखो भैया हमने तो वर्क परमिट दे दिया, अब आपकी किस्मत सही नहीं है अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कभी इस तरह की समस्याएं नहीं हुई। कई बार ऐसा हुआ कि क्रोएशिया के वर्क परमिट्स आ गए, हमें बहुत दिक्कत हुआ अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। कई बार ऐसा हुआ स्लोवाकिया के वर्क परमिट्स आ गए, हमें दिक्कत हुआ अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। हंगरी में हमें दिक्कत हुआ कुछ समय पहले अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। लेकिन एक बात जानकर आपको खुशी होगी, अगर डेट्स नहीं मिली तो हमने कैंडिडेट्स के पैसे डिडक्ट नहीं किए। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बहुत कम कंसल्टेंसीज हैं भारत में जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, जो कि लगभग 15 से 17 वर्षों से काम कर रही हैं और जो कि ओपनली इस बात को सोशल मीडिया पर बोलें जैसा कि हम बोल रहे हैं। और देखिए, एक बात आपको समझना है दोस्तों, जब भी बात होगी यूरोप के शेंगेन देशों की तो एक बात आपने समझना है, चाहे कितनी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो वहाँ पर, मतलब जिस एम्प्लॉय के लिए आप काम करने जा रहे हैं, चाहे कितना बढ़िया आपका प्रोफाइल क्यों ना हो, चाहे कितनी बढ़िया आपकी कंसल्टेंसी क्यों ना हो, चाहे वह कॉन्ट्रामेंटर्स हो या फिर आपको पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भारत में विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड और भी बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो कि नो डाउट बेहतरीन काम कर रही हैं, हमसे भी बेहतरीन काम करने वाली एजेंसीज इस देश में हैं। प्लीज़ आप इस बात को नोट करें, ठीक है। ऑफकोर्स हम भी कोशिश कर रहे हैं अपना 100% देने का। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव विद योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, एक बात हमेशा आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि जब भी आप यूरोप के देशों के लिए अप्लाई करें तो कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर जो समय सीमा हम लेकर चल रहे होते हैं कई बार समय सीमा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्क परमिट आने के बाद हो सकता है कि हमें डेट लेने में दिक्कतें आएँ। अब यह बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत
विश्वास के साथ, बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत उम्मीदों से हमारे चैनल को देखते हैं और वे सोचते हैं कि अरे बस एक बार इनके यहाँ फाइल लगा दिया ना फिर तो सर सब कुछ कर देंगे। आप यकीन माने अगर मेरे हाथ में होता ना तो शायद हम किसी की फाइल ना लौटाते, तो हम शायद किसी को सॉरी बोलकर उसका पैसा नहीं लौटाते। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि हमारा जो बेस्ट सक्सेस रेट आज तक गया है ना वो 85 to 90% गया है। 100% अचीव करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे माल्टा में प्रभु का आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि हमने रिफ्यूजल्स नहीं देखे, बुल्गारिया में हमारा सक्सेस रेट 95 ओवर रहा, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। ठीक है, सो एनीवेज यह ब्लॉग है ग्रीस का। फिलहाल अभी तक ग्रीस के साथ भी हमारा जो सक्सेस रेट रहा है वो लगभग 95 एंड अबव रहा है। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा हुआ है कि ग्रीस के वर्क परमिट्स लेट हो गए या वर्क परमिट आ गए तो डेट्स लेने में दिक्कत हुई, बट ओवरऑल यह संभव है। यहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसकी तुलना हम पोलैंड से करें तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर पोलैंड के केस में 10% की प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर 90% की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए जब भी आप यूरोप शेंगन देशों के लिए आवेदन करते हैं तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि तभी करें जब आप ऑलरेडी जॉब पर हों, आपका धंधा पानी चल रहा हो, आप खाली ना बैठे हों। आप तभी आवेदन करें जब आपके पास कम से कम आधी धनराशि पहले से ही आपके सेविंग अकाउंट में हो। कभी भी ऐसा ना करें कि आवेदन करने के लिए आप पैसा कहीं से एज अ ऋण ले लें, एज अ कर्जा ले लें और फिर हमारे पास आवेदन करें, और ईश्वर ना करे कि ऐसा हो कि कुछ महीने निकल जाएं, ना तो आपको सफलता मिले और साथ ही साथ आपके ऊपर एक कर्जा भी चढ़ जाए। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्लियरली आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए हमारे पास यूरोप के साथ साथ गल्फ देशों की बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बहुत सारे भाइयों के मन में यह गलतफहमी है, मिसकॉन्सेप्शन है, अरे गल्फ जाकर क्या होएगा। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप गल्फ की बढ़िया कंपनीज में जाते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाते हैं, होमवर्क करके जाते हैं, तो यकीन माने ना तो गल्फ के देशों में आपका पासपोर्ट रखा जाएगा, ना आपको पीसीसी या एनओसी में कोई दिक्कत होगी। हमने यह किया है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ और आपको भी हम मार्गदर्शन दे सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यूरोप के लिए अप्लाई करेंगे तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि ग्रीस की कौन सी वैकेंसीज हैं और मैं क्यों बार बार ग्रीस के ब्लॉग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ग्रीस बेहतरीन देश है, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ग्रीस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, सब कुछ समय पर हो रहा है, बस आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होकर आवेदन करिए। मल्टीपल वैकेंसीज हैं हमारे पास इस समय। देखिए अपने पिछले रोमानिया के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि देश वह चुनना है जहां जाना आसान हो, ना कि वह देश जो कि आपको बहुत पसंद हो। समझ आया? मतलब रैशनली आपने सोचना है, बुद्धि से, विवेक से काम लेना है, ना कि भावनाओं में बहना है। समझ गए मेरी बात? आपको समझना है कि हम भारतीय नागरिक हैं, हर एक देश हमें सीधा वीज़ा नहीं दे देगा अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई नर्स है, राइट, हो सकता है उनको यूएस का भी वीज़ा मिल जाए, कनाडा का मिल जाए, यूके का मिल जाए, और मिल भी जाता है, राइट। तो बहुत कुछ डिपेंड होता है आपके प्रोफाइल पर। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज जो 50 से 60% भारतीय हैं, नेपाली हैं, श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशीज हैं, ठीक है, जिनके प्रोफाइल्स एवरेज होते हैं, ठीक है, उनके लिए बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, लेटविया भी मैं कहूँगा ठीक कंट्री है अगर आपको समय पर फंड मिल जाए तो। मतलब इस प्रकार के ही देश हैं जिन पर उनको आवेदन करना चाहिए। जिनकी अंग्रेजी अच्छी है उनके लिए माल्टा बहुत बढ़िया देश है। ठीक है, तो ये कुछ गिने चुने मतलब 5 से 7 देश हैं दोस्तों, जहाँ पर अगर आप दांव लगाते हैं तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन इस बात के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर पहली बार में तो दूसरी बार में, बजाय लग्जमबर्ग के सपने देखने के, बजाय पोलैंड पर दांव खेलने के। ये बात आप समझ गए? ठीक है, इसके अलावा ऑफको स्लोवेनिया, लिथुएनिया के भी कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पर आसानी से जाया जा सकता है। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि लेटविया ने बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया है भारतीयों के लिए। जर्मनी ने कुछ प्रोफाइल्स के लिए लैंग्वेज बैरियर्स को हटाया है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए पोलैंड देश बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ वीज़ा प्रोसेस भारत से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप किसी नॉन शेंगन या शेंगन देश से पोलैंड जाने का प्रयास करेंगे और किसी तरह से आप चले जाएं तो पोलैंड भी एक बेहतरीन देश है। हमारे कम से कम 25 से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि क्रोशिया से, हंगरी से पोलैंड गए, एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी हैप्पी। ओके, एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू दिस ग्रीस वैकेंसी। देखिए दोस्तों, ग्रीस की ना मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी
कि कुछ ऐसे भी प्रोफाइल्स हैं, कुछ ऐसे भी डेजिग्नेशंस हैं जहाँ पर एज अ फ्रेशर भी आप जा सकते हैं। अब देखिए, फ्रेशर की जो परिभाषा है ना, जो डेफिनेशन है, वह डिफरेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो कि 8वीं या 10वीं पास है, अंग्रेजी नहीं बोल पाता लेकिन फिजिकली फिट है, बाहर के काम कर सकता है, तो वह जाएगा फार्मिंग के काम में या सिविल कंस्ट्रक्शन के हेल्पर के काम में या किसी पैकिंग के काम में। दूसरी तरफ अगर कोई 10th या 12th पास या ग्रेजुएट ऐसा कैंडिडेट है जो कि इंग्लिश बोल लेता है, तो वह हॉस्पिटैलिटी में भी जा सकता है, होटल्स रेस्टोरेंट्स में जाकर भी काम कर सकता है, चाहे वो किचन का डिपार्टमेंट हो, चाहे हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट हो। हाँ, ऑफ कोर्स जरूरत पड़ने पर हम उनको बेसिक ग्रूमिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं जिससे कि उनको कहीं पर दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्रीस के केस में आपको पता है दोस्तों, कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि इस ब्लॉग के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेजिग्नेशंस को समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हमें चाहिए दोस्तों। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी आपका प्रोफाइल है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, राइट, कारपेंटर चाहे फिनिशिंग कारपेंटर हो, शटरिंग कारपेंटर हो, मैसन, राइट, किसी भी मशीन के आप ऑपरेटर हैं, आप वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में आप हमें कॉल करें। इसके अलावा वेयर हाउस से संबंधित अगर आपने काम किया है, प्लीज़ हमें कंसल्ट करें। बहुत सारे भाई हमारे गल्फ के देशों में वेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें संपर्क करें। इसके अलावा लोडिंग से रिलेटेड, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, राइट, क्लीनिंग, बहुत सारे लोग जो कि क्लीनिंग में जाके साफ सफाई का काम करते हैं गल्फ में, वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। क्लीनिंग के काम में फ्रेशर भी आप जा सकते हैं। देखिए, क्लीनिंग को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो होता है नॉर्मल क्लीनिंग, किसी फैक्ट्री में आप सफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है हॉस्पिटैलिटी के क्लीनर्स, जिनको हम हाउसकीपिंग में रखते हैं, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि स्टार प्रॉपर्टीज़ या प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में, प्रीमियम मोटेल्स में या रिजॉर्ट्स में, ऐसी जगहों पर काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें फार्म वर्कर्स चाहिए, ग्रीन हाउस वर्कर्स चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड कामों के लिए लोग चाहिए, मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें कुछ स्किल्ड वर्कर्स चाहिए ना। मेंटेनेंस से मेरा मतलब क्या है, देखिए आपको पता होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मल्टी स्किल आता है। फॉर एग्जांपल, आपको होटल्स में आपको पता है ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको मल्टी ट्रेड की नॉलेज होती है, राइट, जो कि इलेक्ट्रिशियन भी है, प्लम्बर भी है, 2 से 3 काम वो लोग कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसे वे लोग होते हैं जिनको 5 से 10 साल का अच्छा खासा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड हमें लोग चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट, गार्डनिंग, सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी में कितने भारतीय हैं जो कि विदेशों में काम कर रहे हैं। हमने तो खुद पता नहीं कितने 100 लोगों को गल्फ के देशों में भेजा है। दुबई, अबू धाबी में तो रेगुलर बैक टू बैक हमारी वैकेंसीज आती हैं सिक्योरिटी की। तो आप सभी भाई बहन अगर हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हैं गल्फ देशों में, तो देखिए बहुत रेयर है सिक्योरिटी का प्रोफाइल आना यूरोप के देशों में, प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड मल्टीपल वैकेंसीज हमारे पास हमेशा रहती हैं, चाहे वह माल्टा हो, चाहे वह रोमानिया हो, चाहे वह बुल्गारिया हो। और क्योंकि यह ब्लॉग है ग्रीस का, then of course in Greece also we have multiple vacancies available for you guys, okay। साथ ही साथ मेरे वे भाई बहन जो कि सपना देख रहे हैं, जो कि बहुत एक्साइटेड हैं एक वर्ल्ड क्लास करियर बनाने के लिए, मैं उन सभी को एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि देखिए प्लीज़, आपकी उम्र चाहे 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे आप 8th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, प्लीज़ कोई ना कोई एक स्किल भी सीख लीजिए, ठीक है। आप स्किल से मेरा मतलब क्या है, कोई ट्रेडमैन का, कोई ऑपरेटर का काम सीख लें। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं, या फिर आपके पास थोड़े संसाधनों की कमी है, बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में जाकर कोई भी ट्रेड सीख लीजिए, वेल्डर का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, मशीन ऑपरेटर का, या हैवी व्हीकल ड्राइविंग सीख लीजिए, अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर लीजिए। या फिर अगर आप सचमुच एक वर्ल्ड क्लास करियर चाहते हैं, एक ऐसा करियर जिसको आप बहुत ही कम धनराशि से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट करिए गल्फ से और गल्फ में कुछ महीने काम करके चले जाइए यूरोप, शेनिगन, और यह संभव है हमारी सहायता से। तो आप चुने फिर हॉस्पिटैलिटी को। हॉस्पिटैलिटी में आपको पता है मेरा मतलब है होटल मैनेजमेंट से। देखिए, हो सकता है आपके परिवार में, आपके परिचित लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने हॉस्पिटैलिटी में कभी कोई करियर ना बनाया हो दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन माने। देखिए, एक डॉक्टर बनना आसान नहीं है, एक मेडिकल नर्स बनना आसान नहीं है,
ठीक है, बीएससी करेंगे आप, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आप नर्स बन पाएंगे। उसके बाद भी हर एक देश का अपना क्राइटेरिया है, लोकल टेस्ट होता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो लॉयर्स होते हैं, जो लॉ से रिलेटेड लोग होते हैं, इनको भी हर देश का अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब ये लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाते हैं। और लॉयर बनना भी आसान नहीं है। अब देखिए ना, 3 से 5 साल पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब लॉ में अपना करियर बनाते हैं। इस तरीके से सीए बनना कोई आसान नहीं है। अब ये मैं बड़े बड़े करियर से तुलना क्यों कर रहा हूँ? अगर इसी प्रकार की इज्जत, शोहरत, स्टेबिलिटी चाहिए आपको, इतना स्टेबल करियर चाहिए कि आपके साथ साथ आपकी आने वाली 2 पीढ़ियाँ भी स्टेबल हो जाएं, तो सबसे आसान रास्ता है एक एवरेज कैंडिडेट के लिए। एवरेज मतलब जो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, जिसने बीएससी नहीं किया, जिसने बीकॉम नहीं किया, बेचारे ने जो है ना ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट से पढ़ाई कर ली, जो कि मीडियोकर था। 45, 55, 60, 70% वाले आप व्यक्ति हैं, कम बजट है आपका, तो प्लीज़ हॉस्पिटैलिटी, 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 यही रास्ता है आपके पास, आसान टेस्टेड रास्ता। आप हमें संपर्क करें वर्किंग आवर्स में। हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 महीने 6 महीने में पढ़ाकर आपको हम इस लाइक बना देंगे। सीधे यहाँ से आप काम पर डिप्लॉय होंगे। कम पैसा है, गल्फ में काम करिए 1 साल 1.5 साल, वहाँ से अप्लाई करिए यूरोप के लिए। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, यानी कि भदौरिया इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, जो कि देहरादून उत्तराखंड में है दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जब हमारे थ्रू गल्फ जाएंगे, हम आपको डिस्काउंट देंगे। गल्फ से जब आप यूरोप जाएंगे तो जितना पैसा आपने फ़ी में हमें दिया था ना, और जितना हमने मुनाफा कमाया था यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की फ़ी को काटने के बाद, उस पैसे का हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे यूरोप के प्रोसेस में। तो आप बोलेंगे सर अगर आप पूरा फ़ी डिस्काउंट दे देंगे तो फिर आप इंस्टीट्यूट क्यों चला रहे हैं? मैं इसलिए चला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए काम ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। आप समझिए, पूरी दुनिया स्लो डाउन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो स्किल्ड होगा दोस्तों, जो वेल प्लान तरीके से चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अरे चलो फिलहाल चले जाते हैं, कुछ भी कर लेंगे, फिर बात का बाद में देखेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, राइट। प्लीज़ ग्रीस के इस ब्लॉग को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस पर इस ब्लॉग को लगाएं। देखिए दोस्तों, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। मेरा आज भी मानना है कि किसी भी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है ना, वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। हमारे वे भाई बहन जो कि पिछले कई वर्षों में हमसे गाइडेंस लेकर विदेश गए हैं, या फिर जिन्होंने एक तरह का संतोष महसूस किया है, जिन्होंने हमारी ट्रांसपेरेंसी को देखा है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ इस ब्लॉग को औरों तक पहुंचाइए। उनको बताइए कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल ब्लॉगर्स में और एक विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी में। ठीक है दोस्तों, भारत में एक लाइसेंस्ड ऑफिस खोलने के लिए बैंक गारंटी देना होता है। 1000+ ऑफिस के लिए 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी है। हर 5 साल में आपको लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। ऑफिस के साइज का क्राइटेरिया है, स्टाफ का क्राइटेरिया है। भारत सरकार बहुत ही सख्त है, और जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कबूतरबाजी रुकनी चाहिए। अब समझिए, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको ये बोले ना कि नहीं नहीं भारत में तो ऑफिस नहीं है, लेकिन हमारा ऑफिस यहाँ है वहाँ है, भारत में खोल के अच्छा नहीं है, ये सब बहानेबाजी है। ठीक है दोस्तों, भारत में ऐसी कम से कम 200-300 कंपनियां होंगी लाइसेंस्ड, जिनके विदेशों में ऑफिस हैं। ठीक है, किसी का अपने देश में ऑफिस क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर उस व्यक्ति को भारत से कैंडिडेट क्यों चाहिए? कॉमन सेंस, मतलब इनको कैंडिडेट चाहिए भारत से, लेकिन ऑफिस नहीं खोलेंगे भारत में और बहाने देंगे 10 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, तो स्मार्ट बनिए, इंटेलिजेंट बनिए। पैसा वहाँ दीजिए जहाँ पर काम ना हो, तो कम से कम पैसा तो आपको मिल जाए। समय तो कोई किसी का नहीं लौटा सकता, लेकिन पैसा तो ना मरे आपका, इस बात को आप समझिए। गल्फ के कई देशों में इस तरह की कंसल्टेंसीज हैं। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कंसल्टेंसीज, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि सिर्फ कागज दे रही हैं। उनको पता है पोलैंड का वर्क परमिट आपको दे देंगे, डेट का गारंटी नहीं है, लेकिन आपसे पैसा ले लेंगे। तो आप भी क्यों सट्टा खेलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 80 से 90% चीज़ों को हम समझकर बेहतर बना सकते हैं। हाँ, 10 से 15% चीज़ें हमेशा ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसीलिए कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट कभी भी यूरोप के लिए गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, वह यह अवश्य बताएगा कि उसका सक्सेस रेट 90% है, 95% है। कितने लोगों को पहली बार में ही उसने वीज़ा दे दिया, कितने लोगों को दूसरी बार में वीज़ा दिया। ठीक है, अब चलिए क्लोजिंग करने से पहले, ग्रीस में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपने समझना है। नंबर 1, आपके पासपोर्ट में सरनेम होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि
आपके जन्म का कोई ना कोई प्रमाण अवश्य होना चाहिए। तीसरी बात, ग्रीस उन चुने हुए शेंगेन देशों में से है दोस्तों जिसका एक ऑफिशियल टाइप ऑफ मेडिकल होता है वर्क परमिट आने के बाद। क्लियर हुआ? क्योंकि अधिकतर यूरोपीय देशों में आपको पता है कि मेडिकल का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। बेसिक आप मेडिकल करा के अपना फाइल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रीस के केस में सिर्फ उसी मेडिकल सेंटर से अपना टेस्ट करा सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है, जो कि उनके पैनल पर है। ठीक है, तो ग्रीस के केस में आपने मेडिकल का भी विशेष ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स पीसीसी वगैरह से संबंधित तो एक कॉमन बात है जो कि और देशों में भी लागू होती है। वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें 10 बजे से 6 बजे के बीच में। अभी शुरुआत करेंगे शेंगेन देशों की प्रक्रिया की, तब जाकर आप 2027 में अपना वीज़ा प्राप्त करने का सोच सकते हैं। इस बात को आप समझ लें, झटपट वाला कोई काम नहीं होता है शेंगेन में। आमतौर पर कभी कभी कोई हो सकता है एक्सेप्शनल केस हो, कोई विजिट वीज़ा नहीं है ये। हम प्रॉपर क्लास डी शेंगेन वीज़ा की यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली इसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर हमें फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। ध्यान रहे, नई दिल्ली के साथ साथ दुबई में भी हमारा ऑफिस है। काम के समय में ही आपने हमें कॉल करना है, यानी कि 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे तभी हमारे एडवाइजर्स आपकी कॉल्स को अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।